जय हिंद एवरीवन। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लाइन झारखंड पे। चलिए आज हम इस वीडियो में महलवारी बंदोबस्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कशन किया था। तो आज हम इस वीडियो में महलवारी बंदोबस्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ हम महलवारी बंदोबस्त से रिलेटेड एक छोटा सा बैकग्राउंड को हम समझते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ अगर हम देखें तो इसका स्टार्ट हुआ था 1793 में कर्नवालिस के द्वारा, और इसका अगर हम अस्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र का बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 1793 में कर्नवालिस के द्वारा। और क्षेत्र में हम देखेंगे तो अस्थायी बंदोबस्त में बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा और हो जाएगा बनारस। चलिए अब हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अगर ये हम देखेंगे तो 1792 में 12 महल क्षेत्र में थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को 1792 में 12 महल क्षेत्र में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। लेकिन 1820 के दशक में अगर हम देखें 1820 के दशक में तो मद्रास प्रांत में थॉमस मुनरो और बॉम्बे प्रांत में एलिफिंस्टन ने इस अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अब चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है महलवारी बंदोबस्त। पहला अगर हम देखें तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू करने का सुझाव दिया गया था। उसके बाद 1822 में इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। उसके बाद 1833 में मार्टिन बर्ड्स ने उत्तर भारत में इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया था, और मार्टिन बर्ड्स को महलवारी बंदोबस्त का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ था महलवारी बंदोबस्त। 1719 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू करने का सुझाव दिया गया था। फिर 1822 में इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। उसके बाद 1833 में मार्टिन बर्ड्स के द्वारा उत्तर भारत में इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया था। चलिए अब हम महलवारी बंदोबस्त क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज था। इसमें हम देखेंगे कि रैयतों को भूमि का मालिक माना गया था, बट अगर हम देखें इसमें तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह ही था, क्योंकि उसमें भी रैयतों को भूमि का मालिक माना गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस किया गया है जो महलवारी बंदोबस्त में, वो था कि भू राजस्व वसूली के लिए समस्त गांव या गांवों के समूह को, गांव या 2-3 गांव को मिलाकर एक इकाई बनाया गया था, एक इकाई मान लिया गया था, और भू राजस्व संग्रह करने के लिए ग्राम प्रमुख या जमींदार को दे दिया गया था। और इसमें बट रैयतों को भूमि का मालिक माना गया था। और हमने जमींदारी प्रथा में बात किया था, उसमें क्या था कि उसमें भूमि का मालिक जो होता था वो जमींदार होता था। बट महलवारी बंदोबस्त में ये कंडीशन है कि जो सिर्फ भू राजस्व संग्रह करने का जो जिम्मेवारी दिया गया है वो ग्राम प्रमुख या जमींदार को दिया गया है। तो चलिए अब हम इसका 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें महलवारी बंदोबस्त से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे हम इसमें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि महलवाड़ी बंदोबस्त में
भूमि संबंधित मानचित्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो ये मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि महलवारी बंदोबस्त में ही ऐसा था कि भूमि में नक्शे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो ये है कि मानचित्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये आंसर राइट होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि महलवारी बंदोबस्त में सर्वप्रथम नक्शे का प्रयोग किया गया था। चलिए दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। सुएज नहर के खुलने से कृषि की वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई। तो ये मेरा ऑप्शन कृषि वाणिज्यीकरण से दिया हुआ है कि जो सुएज नहर के खुलने से, क्वेश्चन है इसमें कि सुएज नहर के खुलने से कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई। तो ये मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि भारत में रेलवे के विकास तथा 1869 में सुएज नहर में नौ परिवहन की शुरुआत होने के कारण कृषि वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई थी। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि जमींदारी व्यवस्था में सिंचाई हेतु कुछ कदम उठाए गए थे। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में सिंचाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। और अगर हम जमींदारी व्यवस्था में देखें तो उस समय प्राकृतिक आपदा के दौरान भी भू राजस्व के लिए कोई राहत का प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसमें सिंचाई का प्रावधान कहाँ से किया जाएगा? तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा मेरा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि भू राजस्व के महलवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश भारत के भू राजस्व नीति के तहत महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त से ज़्यादा भूभाग शामिल था। तो हम पहले अगर देखेंगे इसमें स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र था और महलवारी बंदोबस्त के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र था। तो स्थायी बंदोबस्त का अगर हम बात करें तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, साथ ही उत्तरी कर्नाटक इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल अगर क्षेत्र का हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त में, तो इसमें लगभग 19% भाग था। और अगर हम महलवारी बंदोबस्त का क्षेत्र का अगर हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त में था 19%, और महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो मध्य प्रांत, यूपी, आगरा वाला जो क्षेत्र था एवं और देखें तो पंजाब में लागू था। और इस महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो टोटल 30% भूमि था। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त से ज़्यादा भूभाग शामिल था। तो मेरा पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन है मेरा कि महलवारी बंदोबस्त में भूमि पर किसानों का मालिकाना हक बना रहा तथा महलदारों के पास किसानों को उनके जमीन से बेदखल करने का अधिकार नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन मेरा है कि महलवारी बंदोबस्त में भूमि पर किसानों का मालिकाना हक बना रहा। तो ये पार्ट मेरा सही हो जाएगा कि महलवारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो किसानों का जो मालिकाना हक भूमि पर था वो बना रहा। दूसरा पार्ट देखेंगे तथा महलदारों के पास किसानों को उनको जमीन से बेदखल करने का अधिकार नहीं था। तो ये मेरा ऑप्शन दूसरा पार्ट मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मुखिया या महाल प्रमुख था उसको यह अधिकार था कि अगर वह लगान जो होता था कर उसको अगर अदा नहीं कर पाता है तो उस किसान को उसकी भूमि से बेदखल करने का उसको मालदारों को पूरा अधिकार था। तो ये मेरा दूसरा पार्ट गलत हो जाएगा।
तो क्वेश्चन है मेरा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें मेरा पहला सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि ब्रिटिश भारत में अपनाई गई महलवाड़ी बंदोबस्त की भू राजस्व नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो मेरा पहला ऑप्शन है मध्य भारत, तो ये था। दूसरा ऑप्शन है कि उत्तर पश्चिम प्रांत, ये भी था। तीसरा ऑप्शन है पंजाब का क्षेत्र, ये भी था। महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत क्वेश्चन दिया हुआ मेरा कि महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व नीति के तहत कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। तो इसमें एक ये क्षेत्र ढक्कन दक्कन का जो क्षेत्र था, ये महलवाड़ी बंदोबस्त के भू राजस्व की नीति के अंतर्गत ये शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी मेरा कट जाएगा। और क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये इसमें ऑप्शन गलत होगा। इसमें राइट आंसर का बात करें तो हो जाएगा ए, बी और सी मेरा राइट आंसर है। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मार्टिन बर्ड्स को उत्तर भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। तो हमने स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कशन किया था कि 1833 में ही मार्टिन बर्ड्स ने उत्तर भारत में इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया था। इसीलिए मार्टिन बर्ड्स को उत्तर भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त का पिता कहा जाता है या माना जाता है। तो मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेरा कि महलवाड़ी व्यवस्था में समस्त गांव या गांवों के समूह को भू राजस्व की इकाई माना जाता था। तो दूसरा नंबर भी मेरा ऑप्शन सही है कि गांव या गांवों के समूह को भू राजस्व का एक इकाई मान लिया जाता था और भू राजस्व संग्रह की जिम्मेवारी ग्राम प्रमुख और जमींदार को सौंप दिया गया था। दूसरा ऑप्शन भी मेरा सही है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट और सेकंड राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें कि ब्रिटिश भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से प्रेरित व प्रभावित था। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है कि कृषि वाणिज्यीकरण। तो इसको हम समझ लेंगे कि कृषि वाणिज्यीकरण क्या होता है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें तो बाजार या मुनाफे का जो फसल होता है उसको ध्यान में रखकर की गई कृषि के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से प्रेरित व प्रभावित था। तो पहला मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की ओर झुकाव जो था लोगों का वो बढ़ा था। जैसे अगर हम बात करें तो कपास या फिर नील की खेती देखें या जूट की खेती की ओर लोगों का झुकाव अधिक था। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेरा कि परिवहन के उन्नत संसाधन के विकास ने भी इस काल में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। तो दूसरा ऑप्शन भी मेरा राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो भारत में रेलवे का विकास साथ ही 1869 में स्वेज नहर में नौसेना की शुरुआत से भी कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन भी मेरा सही है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। चलिए
इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।